हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम बायो की सीरीज में अपना एक दिन में एक एक टॉपिक ख़त्म कर रहे थे। तो उसी सीरीज में हमारा 9वां टॉपिक था मानव शरीर। मानव शरीर के बारे में इससे पहले हम रुधिर परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र और मानव शरीर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आरआरबी के किसी भी एग्जाम्स में, अदर एग्जाम्स में, उनके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। उसके बाद आज का हमारा टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र से जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनको हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये भी हमारा मानव शरीर के अंतर्गत ही आता है। तो उसी 9वें टॉपिक में है उत्सर्जन तंत्र। तो इसमें से जैसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें ऑप्शंस हैं कि प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्पंदन इकाइयां मौजूद होती हैं जो एक साथ बंधी होती हैं। अगला ऑप्शन है मानव उत्सर्जन तंत्र में एक वृक्क युग्म, एक मूत्रवाहिनी युग्म, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है। अगला ऑप्शन है कि सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क के वृक्कों में आरंभिक निःसंद लगभग 180 लीटर प्रतिदिन होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक एक स्थित होते हैं। जो वृक्क यानी कि किडनी होती है वो उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक एक स्थित होती है। तो इसमें से पूछा गया था कि कौन सा कथन गलत है। तो गलत वाला यही है पहला, कि प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्पंदन इकाइयां मौजूद होती हैं जो एक साथ बंधी होती हैं। यही गलत है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का इनमें से कौन सा भाग सल की उपकला से आश्रित नहीं होता है। तो कौन सा भाग है जो नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शंस हैं त्वचा, मुख, वृक्क नलिकाएं और वृश्चिका। तो इसमें वृक्क नलिकाएं सही ऑप्शन है, आपका सही उत्तर है कि वृक्क नलिकाएं जो है वो सल की उपकला से आश्रित नहीं होती हैं। बाकी त्वचा, मुख और वृश्चिका होते हैं। तो इसी की डिटेल है कि इसका सी ऑप्शन सही है। मानव शरीर की त्वचा, मुख, वृश्चिका सल की उपकला से आश्रित होता है जबकि वृक्क आश्रित नलिकाएं नहीं होती हैं, ठीक है। फिर अगला है कृत्रिम वृक्क यानी कि आर्टिफिशियल किडनी। कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त से यूरिया को किस प्रकार निकाला जाता है। तो आर्टिफिशियल किडनीज जो होती हैं उनसे रक्त से यूरिया को किस प्रकार अलग किया जाता है। तो परासरण द्वारा, परासरण की क्रिया द्वारा रक्त को यूरिया को रक्त से निकाला जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि मानव में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रमिक क्रम की पहचान कीजिए। तो उसमें है वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ये सही क्रम होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम किडनी का उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट, यहाँ पे अर्पा नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, यहाँ पे है अपशिष्ट। कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो हीमोडायलिसिस कहलाती है। क्या कहलाती है। हीमोडायलिसिस कहलाती है। तो फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन प्रणाली को गठन करता है। तो उसमें से है एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग। यहाँ मूत्रवाहिनी है, ठीक है। मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। फिर अगला प्रश्न है कि शरीर के इनमें से किस अंग में उपास्थि मौजूद नहीं होती, यानी कि कार्टिलेज। उपास्थि ऊतक किसे कहते हैं, कार्टिलेज टिश्यू, ठीक है। तो किस अंग में मौजूद नहीं होती हैं। तो किडनी वृक्क में मौजूद नहीं होती है, नाक, कान, कंठ इनमें मौजूद होती हैं। फिर अगला प्रश्न है कि मनुष्य में यूरिया चक्र निम्नलिखित में से किस अंग में होता है। मनुष्यों में यूरिया चक्र किस अंग में होता है। तो यकृत में होता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि बोमेन संपुट मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है। तो इसका सही आंसर है वृक्क में।
वोमेन संपुट कहाँ पर मौजूद होता है? तो वृक्क में होता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि मानव मूत्र में सामान्यतः पानी की मात्रा लगभग 95% होती है। मानव मूत्र में पानी की मात्रा 95% होती है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि शरीर में उत्पन्न होने वाले किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन मानव वृक्क द्वारा किया जाता है? तो कौन सा है जो शरीर में उत्पन्न नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन किडनी द्वारा किसका किया जाता है? यूरिया और यूरिक अम्ल, इनका उत्सर्जन होता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्क नलिकाओं के अस्तर और लाल ग्रंथियों की वाहिनियों का निर्माण करता है? तो कौन सा है? तो घनाभाकार उपकला, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में वृक्कों में आरंभिक निस्यंद लगभग प्रतिदिन कितना होता है? तो 180 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य में वृक्कों में आरंभिक निस्यंद लगभग 180 लीटर होता है। फिर अगला क्वेश्चन है मानव में केशिका गुच्छ ग्लोमेरुलस वृक्क में पाया जाता है। केशिका गुच्छ ग्लोमेरुलस रक्त को फिल्टर करता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि गुर्दे में मूत्र के निर्माण में निम्नलिखित में से किस क्रम में दी गई प्रक्रियाएं शामिल हैं? तो पहले निस्पंदन, फिर चयनात्मक पुनः अवशोषण, फिर उन्मूलन। गुर्दे में मूत्र की 3 प्रक्रिया के बाद बनता है, तो उसमें से पहली है निस्पंदन, फिर पुनः अवशोषण, फिर स्राव, ठीक है, उन्मूलन या स्राव। फिर अगला प्रश्न है कि मानव वृक्क में वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन के नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंद से इनमें से ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है कि मानव वृक्क में वृक्काणु के नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंद में इनमें से किसका चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है? तो ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा पदार्थ है जो वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जा सकता है? तो वह है क्रिएटिनिन। बाकी लवण, अमीनो अम्ल और ग्लूकोज इनका पुनः अवशोषण किया जा सकता है। फिर अगला प्रश्न है कि एक वयस्क मानव मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। मानव मूत्र का पीएच मान लगभग 6 होता है। वयस्क मानव प्रतिदिन औसतन 1 से 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है, ठीक है। तो एक वयस्क मानव के मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं और मूत्र का पीएच मान 6 होता है और एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन 1 से 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि पादपों में स्तनधारियों की भांति वृक्क जैसा सुपरिभाषित उत्सर्जन तंत्र मौजूद मौजूद क्यों नहीं होता? तो इसका आंसर है क्योंकि वे अपने कायिक अंगों के माध्यम से उत्सर्जन करते हैं। जो पादप होते हैं उनमें स्तनधारियों की भांति वृक्क नहीं होता, उनमें किडनीज तो होती नहीं है, तो वो अपना उत्सर्जन तंत्र कैसे करते हैं? तो वो अपने कायिक अंगों के माध्यम से उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि एक सामान्य वयस्क मनुष्य प्रतिदिन 1000 से 2000 मिलीलीटर मूत्र उत्पन्न करता है। फिर अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां होती हैं, उन्हें वृक्काणु कहा जाता है। तो एक वृक्क में, किडनी में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? वृक्काणु कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है उसे कृत्रिम गुर्दा भी कहा जाता है। तो इसका आंसर है गुर्दा। डायलाइजर मशीन द्वारा रोगी के रक्त को साफ करने के लिए
उसका उपयोग किया जाता है, उसे कृत्रिम गुर्दा भी कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि किडनी खराब होने का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है। जब किसी की किडनी खराब हो जाती है तो समय समय पर उसका इलाज किया जाता है। इस प्रक्रिया के रूप में इसे किस प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है? तो जो किडनी जैसे किसी भी मनुष्य की किडनी खराब हो गई तो समय समय पर उसकी जांच होती है, तो वो जांच जो होती है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे हीमोडायलिसिस कहा जाता है। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं हीमोडायलिसिस, मेटाबॉलिज्म, सर्कुलेशन, उत्सर्जन। तो इनमें से सही आंसर है आपका हीमोडायलिसिस। फिर अगला प्रश्न है कि मानव में वृक्क में वृक्क के द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है। तो किसके द्वारा? तो माइटोकॉन्ड्रिया, पोषण, नेफ्रॉन, केंद्रिक। तो इसका सही आंसर है नेफ्रॉन के द्वारा। ठीक है, फिर अगला नेफ्रॉन के बारे में थोड़ी सी डिटेल कि नेफ्रॉन किडनी की सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। जो नेफ्रॉन है वो किडनी की सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। फिर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दे तक रक्त को पहुंचाता है? तो इसका ऑप्शन है आपके गुर्दे की नस, कोरोनरी धमनी और गुर्दे की धमनी और वीन कावा। तो इसका सही आंसर है गुर्दे की धमनी। फिर अगला है मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदल देता है। कौन है जो मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है? तो वो है लीवर। लीवर मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। फिर अगला प्रश्न है कि किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थों का उन्मूलन करना है? तो इसके ऑप्शन है वृक्क, यकृत, अग्न्याशय और छोटी आंत। तो इसका सही आंसर है वृक्क। वृक्क का कार्य होता है मूत्र के उत्पादन से खून के अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? तो इनमें से कौन सा अंग है जो मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? तो गुर्दे, मूत्रवाहिनी, गर्भाशय, मूत्र मार्ग। तो इनमें से सही आंसर है आपका गर्भाशय। जो गर्भाशय है वो उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है। बाकी गुर्दे, मूत्रवाहिनी और मूत्र मार्ग ये उत्सर्जन तंत्र के अंग होते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो कैंसर, दृष्टिवैमनस्य, गुर्दे की खराबी और गठिया। इनमें से गुर्दे की खराबी है जिसके उपचार में डायलिसिस किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा है। नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा है नेफ्रोलॉजी? तो जिगर, फेफड़ा, गुर्दा और ग्रहणी। तो गुर्दा जो है वो नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि बोमेन संपुट को ढके रहती है। तो इनमें से क्या है जो बोमेन संपुट को ढके रहती है? तो उसमें से है प्लेटलेट्स, केशिका गुच्छ, न्यूरॉन और वृक्काणु। तो सही आंसर है केशिका गुच्छ। ये बोमेन संपुट को ढके रहती है। फिर अगला प्रश्न है कि वॉल्स डिफरेंस से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा नामक एक आम मार्ग बन सके। तो वो क्या है? तो इसका ऑप्शन है अंडकोश, वृषण, प्रोटेस्ट ग्रंथि और मूत्राशय। तो इसका सही आंसर है मूत्राशय। फिर अगला क्वेश्चन है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किससे संबंधित है? श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, प्रसार। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो उत्सर्जन से संबंधित है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन उत्सर्जन से संबंधित है, इसके अंतर्गत आता है। फिर अगला प्रश्न है कि मनुष्य का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? तो मनुष्य का कौन सा अंग है जो उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सही ऑप्शन है फेफड़े, छोटी आंत, त्वचा और बड़ी आंत। तो सही आंसर है छोटी आंत। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि गुर्दे की नलिका की परत में
मौजूद होती हैं। तो कॉलमनर एपिथेलियम, पैरेन्काइमा, क्यूबोइडल एपिथेलियम और स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, तो गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती हैं, तो क्या मौजूद होती हैं? क्यूबोइडल एपिथेलियम। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? अंडकोश की थैली में, मूत्र मार्ग, लिंग, वृषण। तो उसे मूत्र मार्ग कहा जाता है, जो कि 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है और मूत्राशय से मूत्र को ले जाती है। ठीक है, तो ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित कुछ प्रश्न थे। अगले टॉपिक में हम अगला देखेंगे। ओके, थैंक यू।